जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ के सेकंड चैप्टर संघवाद की क्लास नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। अब एकात्मक सरकार क्या है कि इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। स्टेट यानी कि राज्य सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए संविधान ने केंद्र सरकार को मजबूत बनाया है, केंद्र को मजबूत बनाया है, क्योंकि भारत संघ है राज्यों का। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, केंद्र को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों को अलग कर सकती है, एक राज्य से दो राज्यों को अलग कर सकती है, दो राज्यों से एक राज्य को बना सकती है। तो इसलिए केंद्र को मजबूत बनाया ताकि राज्य अपनी मनमानी ना कर सके। दूसरी, एकात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर सकती है, यानी कि अगर संविधान में कोई भी बदलाव होगा तो वो केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर दो तरह के इसमें संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, दूसरा होगा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के द्वारा। ठीक है, शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती हैं, इसमें एक ही नागरिकता होती है, यानी कि एकात्मक सरकार के अंदर नागरिकता भी केवल इकहरी होगी, एकल नागरिकता होगी, जबकि जिसमें एकात्मक सरकार नहीं होगी या एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं होगी, जहाँ पर वहाँ दोहरी शासन व्यवस्था मतलब कि दोहरी नागरिकता भी हो सकती है, जैसे कि अमेरिका। केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती है, केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है संघात्मक सरकार। अब संघात्मक सरकार की क्या विशेषता रही है कि इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। जहाँ संघात्मक सरकार संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर क्या होगी, केंद्र सरकार कमज़ोर होती है, यानी कि अगर केंद्र सरकार कमज़ोर होगी तो ताकत को होगी, राज्य सरकारें ताकतवर होंगी। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। अगर कोई भी संविधान संशोधन करना है तो केंद्र सरकार को इतनी शक्ति प्राप्त नहीं है कि वे अकेले संविधान संशोधन कर सके। उसको राज्य सरकारों से भी राज्य सरकार को भी अपने साथ लेना पड़ेगा और दोनों मिलकर संविधान को संशोधित कर सकती हैं। तीसरी, एक संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती है, जैसे कि स्टेट में और भी जो राज्य होंगे, केंद्र होगी और राज्य सरकारें और भी शक्तियाँ बांट सकती हैं। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोनों इस तरह की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। दोनों, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, जो अपने अधिकार क्षेत्र में उनमें स्वतंत्र है, वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती हैं, उन पर किसी प्रकार का भी कोई अंकुश नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, उससे अलग एक विशेषता, यानी कि दो विशेषताएं, एक तो बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता और एक उससे मिलती जुलती अलग से एक अलग विशेषता होती है। तो बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता की क्या विशेषता रही है कि भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों ने संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया। भारत में बेल्जियम से मिलती विशेषता यह है कि दोनों देशों ने संपूर्ण देश के पूरे भारत के लिए एक संघ सरकार का गठन किया, जबकि बेल्जियम से मिलती जुलती अलग एक विशेषता क्या रही है, अलग एक विशेषता की अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था। देखिए, संघीय व्यवस्था भारत में कैसे आई और क्यों अपनाई गई, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, कि 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद आज़ाद हुआ। विभाजन जब भारत हुआ तो इसमें भारत और पाकिस्तान दो डेमोनियन बने, ठीक है, और उसके बाद भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है, आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। इसमें संघ शब्द नहीं आया, लेकिन भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। संघ सरकार और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार को यानी कि संघ सरकार थी, एक राज्य सरकार थी। ठीक है,
केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार या केंद्र सरकार, उसको केंद्र सरकार भी कहते हैं। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी कि मजबूत केंद्र को बनाया गया था और केंद्र पूरे भारत पर अपना प्रतिनिधित्व कर सकता था उसके हाथ में, अपने हिसाब से वो संचालन करेगी केंद्र सरकार। बाद में पंचायतें और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। संविधान ने साफ तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा। ये 3 सूचियाँ निम्नलिखित थी। कौन कौन सी 3 हिस्से कौन थे? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि आपके लिए एक नई नई वीडियो ला सकें, अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।